हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, जितने भी हमारे 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, दोस्तों आज जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को हिस्ट्री का कराने वाली हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इस क्वेश्चन के आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ आपकी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के कारण और प्रकृति का वर्णन कीजिए। दोस्तों, आपको 1857 के रिवॉल्ट के बारे में बताना है, उसके कारण बताने हैं और उसका नेचर बताना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन आंसर की डिमांड आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे कर रहे थे, तो मैं फाइनली आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हूँ। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे इस वक्त मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले भी कई वीडियो के अंदर ये चीज़ बताई है कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। आप में से जितने भी वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों, आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर आपसे भू राजस्व बंदोबस्त की विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप में से जाकर जिसने भी ये वीडियो भी नहीं देखी, इसे भी देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों, हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस मैंने 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए ऑलरेडी बना रखी है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप लोग जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में रिपीट ज़रूर होंगे। दोस्तों, अभी जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया है, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आपसे एक तरीके से और पूछा जा सकता है, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 1857 के विद्रोह की प्रकृति की चर्चा कीजिए, क्या ये केवल सिपाही विद्रोह था। तो दोस्तों, इस तरीके से जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब भी आप लोगों को ये पॉइंट्स जो आज की इस वीडियो के मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिपीट हुआ है। आज की ये वीडियो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करा देगी। तो चलिए गाइस, फटाफट से वन बाय वन करके सारी चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप में से जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आया है, प्लीज़ गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो या फिर वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरी आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम वन बाय वन करके हमारे आंसर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो गाइस, परिचय आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ ऐसे देना है कि 1857 का विद्रोह अंग्रेज़ों के उपनिवेशिक अत्याचार के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की सचेत शुरुआत थी। 1857 के विद्रोह के विभिन्न नाम हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह आदि के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1857 का महान विद्रोह एक ऐसी राजनीतिक घटना थी जो कि एक आग की तरह उत्तर और मध्य भारत के कई भागों में फैल गई। विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। ये ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बंगाल प्रेसिडेंसी में सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया। स्वतंत्रता के इस युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासन के अंत को चिन्हित किया। इसके बाद गवर्नर जनरल के नाम से जाने जाने वाले प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत पर सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन था। इस विषय पर उस समय से अब तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है, पर फिर भी हम अभी तक निश्चित और
और स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि इस महान विद्रोह की प्रकृति और स्वरूप क्या था। चर्बी से चिकने किए गए कारतूसों के मामले को लेकर उत्पन्न मात्र था। इस विचारधारा को मानने वाले इस आंदोलन को स्थानीय छितरा तिरछा हुआ तथा सैनिकों के असंतुष्ट वर्ग से प्रेरणा प्राप्त विद्रोह कहकर समाप्त कर देते हैं। दूसरी ओर वीर सावरकर तथा अशोक मेहता जैसे भारतीय विद्वानों ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का दर्जा देकर इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इस बात से सहमत नहीं है। वे लिखते हैं कि इन विद्वानों ने जो कुछ लिखा है वो केवल राजनीतिक प्रचार है, इतिहास नहीं। हाल ही में हुए शोध कार्य से एक बात स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गई है कि ये विद्रोह ब्रिटिश सरकार को उलटने के लिए किया गया एक योजनाबद्ध तथा सुसंगठित षड्यंत्र कदापि नहीं था। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस क्रांति के पीछे कोई सुनियोजित योजना नहीं थी तथा पिछले 100 वर्षों में जनता में कंपनी शासन के प्रति जो असंतुष्टता की भावना पैदा हो गई थी उसका प्रतिफल अवश्य था। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय लिखना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने परिचय इतना लंबा क्यों लिखा है, लेकिन गाइस परिचय के अंदर मैंने जितनी चीज़ें लिखी हैं ये सारी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली गाइस जब हम लोग 1857 के रिवॉल्ट के बारे में बात करते हैं तो हम सबको ये पता है कि 1857 में जो विद्रोह हुआ वो चर्बी से बने एक कारतूस को लेकर घटना हुई थी, उसके लिए हुआ था। लेकिन दोस्तों हमारे जो अलग अलग थिंकर्स हैं, हमारे जो अलग अलग इतिहासकार हैं, उनका ये मानना है कि सिर्फ उस एक छोटी सी घटना को लेकर ये विद्रोह नहीं हुआ था, बल्कि पिछले 100 सालों से जो अंग्रेजी शासन हमारे ऊपर कर रहे थे उनके खिलाफ जो हमारे अंदर की भावनाएं थी उनको लेकर ये युद्ध हुआ था। काफ़ी सारे इतिहासकार इसे सिर्फ एक स्थानीय युद्ध मानते हैं, यानी कि सिर्फ एक छोटा सा युद्ध मानते हैं, लेकिन कुछ इसे एक बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध मानते हैं और उनका मानना है कि ये युद्ध इसीलिए हुआ था ताकि अंग्रेजी सत्ता को उखाड़कर फेंका जा सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन है मुझसे कि मैं पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। तो गाइज मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, अगर आप चाहते हो तो आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। गाइज इस तरीके से आप लोगों को परिचय देना है। परिचय के अंदर मैंने आप लोगों को जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये डेट बताई है 10 मई 1857 को मेरठ से। तो दोस्तों आप लोगों को ये डेट और ये युद्ध कहाँ से स्टार्ट हुआ इसके बारे में ज़रूर लिखना है। ये विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैंने आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट हमारे थिंकर्स के नाम, या फिर यूँ कह लीजिए हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे कि वीर सावरकर, अशोक मेहता, इनके बारे में भी यहाँ पे बताया है। तो इनके नाम भी आपको ज़रूर लिखने हैं अपने क्वेश्चन के आंसर के अंदर। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आंसर के ऊपर। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है वो है 1857 के विद्रोह के कारण। कंपनी ने अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में जो कुछ किया वह सम्राट अथवा नवाब के नाम पर किया। इसीलिए काफ़ी समय तक भारतीयों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि सत्ता एक विदेशी जाति ने छीन ली है और वह अपने ही देश में दासों की स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। जैसे ही इस स्थिति को भारतीयों ने अनुभव किया, विस्फोट के लिए परिस्थितियां पैदा हो गई। ये कुछ व्यक्तियों अथवा गुटों के षड्यंत्र का कारण नहीं, अपूर्व बहुत से लोगों के बढ़ते हुए असंतोष के कारण हुआ। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक प्रकृति एवं पाश्चात्य विचार भारतवासियों के मूल राजनीतिक और धार्मिक विचारों तथा दृष्टिकोणों से निरंतर भिन्न थे। फलस्वरूप यदि दोनों में एक हिंसक टकराव हुआ तो ये कोई अनहोनी बात नहीं थी। ये हिंसक विद्रोह निश्चय ही एक गहरी अव्यवस्था की अभिव्यक्ति थी। विद्रोह का विस्फोट मुख्य रूप से अनेक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सैनिक कारणों से हुआ। चर्बी वाले कारतूस ने तो केवल मात्र एक चिंगारी का काम किया। दोस्तों यहाँ पे
अगले पॉइंट के अंदर मैं आप लोगों को बता रही हूँ 1857 के विद्रोह के कारण। दोस्तों बहुत टाइम तक हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने आराम से राज किया, क्योंकि अभी तक ब्रिटिशर्स जो थे वो खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। वो सिर्फ इंडियंस को ये दिखा रहे थे कि वो सिर्फ इंडिया के अंदर व्यापार करने आए हैं, शासन करने नहीं। तो आप लोगों ने अगर हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है कभी भी, तो आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सबसे पहले नवाबों और मुग़ल शासकों को अपने अधीन किया। उनको बहुत ज़्यादा उनको व्यापार के बारे में बताया, बहुत ज़्यादा इंडिया से व्यापार करने लगे, जिससे कि कहीं न कहीं जो नवाब थे, यानी कि जो बंगाल के नवाब थे, जो मुगल्स थे, वो कहीं न कहीं जो ब्रिटिशर्स थे उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो जैसे-जैसे ये डिपेंडेंसी बढ़ती गई, वैसे-वैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो कंट्रोल करते गए हमारी इंडियन चीज़ों को। बहुत समय तक इस स्थिति का एहसास ना तो मुगलों को हुआ और ना ही इंडिया की आम जनता को। लेकिन जैसे ही इन चीज़ों का पता चलना शुरू हुआ, जैसे ही लोगों ने ये देखना शुरू किया कि अब अंग्रेज सिर्फ व्यापार नहीं शासन भी कर रहे हैं, तो एक विस्फोट की तरह ये परिस्थितियां पैदा हुई और आगे चलकर इन्हीं परिस्थितियों की वजह से टकराव शुरू हुआ। एंड दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके बहुत सारे कारण थे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक। चर्बी वाला जो कारतूस है वो तो बस एक चिंगारी मात्र था, यानी कि वो तो बस एक छोटा सा पॉइंट था जिसको लेकर ये पूरा विद्रोह शुरू हुआ। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, मैंने आपको अच्छे से सारी चीज़ों को बता दिया है। दोस्तों हमारा सबसे पहला कारण है राजनीतिक कारण। विस्तार की ब्रिटिश नीति विद्रोह के राजनीतिक कारणों में लैप्स के सिद्धांत और प्रत्यक्ष विलय के माध्यम से विस्तार की ब्रिटिश नीति थी। बड़ी संख्या में भारतीय शासकों प्रमुखों को हटा दिया गया। इस प्रकार अन्य शासक परिवारों के मन में भय पैदा हो गया, जिन्होंने इस तरह के भाग्य की आशंका जताई। रानी लक्ष्मीबाई के देयत पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी। व्यवगत सिद्धांत के तहत सतारा, नागपुर और झांसी को मिला लिया गया। जोधपुर, संबलपुर और उदयपुर को भी मिला लिया गया। कुप्रशासन के बहाने डलहौजी द्वारा अवध पर कब्जा करने से हजारों रियासतों, अधिकारियों, नौकरों और सैनिकों को बेरोजगार कर दिया गया। इस उपाय ने अवध एक वफादार राज्य को असंतुष्ट और साजिश के केंद्र में बदल दिया। सो दोस्तों हमारा जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जब हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के कारण के, तो वो है राजनीतिक कारण। दोस्तों पहले पहले ब्रिटिशर्स सिर्फ इंडिया से व्यापार कर रहे थे, उनको यहाँ के शासन से कुछ भी लेना देना नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी नीतियाँ लानी शुरू की जिससे कि वो जो इंडियन जो राजा महाराजा थे, जो मुगल्स थे, उनसे उनका शासन छीनने लगे। और इसी वजह से काफ़ी सारे जो नवाब थे, जो हिंदू राजा थे, उनको उनके पदों से हटा दिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो दूसरी फैमिलीज थी, जो दूसरे राजघराने थे, उनके मन में भी ये भय पैदा हो गया कि फ्यूचर में उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। और इसका जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है वो है रानी लक्ष्मीबाई के झांसी के ऊपर अधिकार। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का कोई अपनी संतान नहीं थी, उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था। तो जब उसके सिंहासन पर बैठने का वक्त आया तो उस टाइम पे रानी लक्ष्मीबाई के बेटे को नहीं बैठने दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा उस सिंहासन पर, और ये कहकर उसे हटा दिया गया कि क्योंकि वो उनका खून का रिलेशन नहीं है, इसलिए वो सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। और इसी तरीके के कुछ अलग अलग बहाने कर कर बहुत सारे ऐसे रियासतें थी, ऐसे स्टेट थे जिनको छीन लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है और यही सबसे बड़ा राजनीतिक कारण बना 1857 के विद्रोह का। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला कारण है वो है सामाजिक और धार्मिक कारण। भारत में तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता पूरे देश में चिंताजनक थी। 1850 में एक अधिनियम ने विरासत के हिंदू कानून को बदल दिया, जिससे एक हिंदू जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया था को अपने पृथक संपत्तियों का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लोगों का विश्वास हो गया था कि सरकार भारतीयों को ईसाई बनाने की योजना बना रही है। सती और कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं का उन्मूलन और विधवा पूर्ण विवाह को वैध बनाने वाले कानूनों को
सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना जाता था। शिक्षा के पश्चिमी तरीकों को पेश करना हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों के लिए रूढ़िवादिता को सीधी चुनौती दे रहा था। यहाँ तक कि रेलवे टेलीग्राफ की शुरुआत को भी संदेह की नज़र से देखा गया। सो दोस्तों, हमारा जो अगला कारण है वो है सामाजिक और धार्मिक कारण। बेसिकली गाइस, आप लोगों को ये चीज़ पता है कि जो भी हमारी परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, उसमें जब कोई बाहर वाला दखल अंदाजी करता है तो ये चीज़ किसी भी धर्म के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। ब्रिटिशर्स ने यही करना शुरू किया। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने ईसाइयों को, जो ईसाई पादरी होते हैं, उनको इंडिया में आने की परमिशन दे दी और उनको ये कह दिया कि वो धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ पे कर सकते हैं। तो ईसाइयों ने जैसे जैसे इंडिया के अंदर धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया, काफ़ी सारे लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर ईसाई बनने लगे। और फिर सोने पे सुहागा ये हुआ कि 1850 को एक अधिनियम लाया गया जिसमें ये बात कही गई कि अगर कोई हिंदू ईसाई बनता है तो भी उसका उस पैतृक संपत्ति पे अधिकार होगा। तो इस चीज़ को देखकर काफ़ी सारे लोगों के मन में ये विश्वास हो गया कि उनको ईसाई बनाने की योजना सरकार बना रही है। इसके अलावा सती, कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाएं और विधवा पूर्ण विवाह जैसे जो कानून थे वो भी लाए गए। हालांकि ये कानून अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो अच्छे थे, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि इन छोटी छोटी चीज़ों को बदलकर ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं उनके धार्मिक भावनाओं को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, जो रेलवे टेलीग्राफ चीज़ें हैं, इनको भी संधि की दृष्टि से देखा जा रहा था, क्योंकि इन चीज़ों के माध्यम से जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत के धन को अपने देश के अंदर लेकर जा रहे थे। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा आर्थिक कारण। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पर भारी करों और कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली राजस्व वसूली के कड़े तरीकों से किसान और जमींदार क्रोधित थे। इन समूहों में से कई भारी राजस्व मांगों को पूरा करने और साहूकारों को अपने ऋण चुकाने में असमर्थ थे। अंततः उन्होंने भूमि को खो रहे थे। वो लोग भूमि को खो रहे थे जो उनके पास पीढ़ियों से थी। बड़ी संख्या में सिपाही किसान वर्ग से थे और गांवों में उनके पारिवारिक संबंध थे। इसीलिए किसानों की शिकायतों ने उन्हें भी प्रभावित किया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की आमाद हुई, जिसने उद्योग, विशेष रूप से भारत के कपड़े उद्योग को बर्बाद कर दिया। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को ब्रिटेन से सस्ता मशीन निर्मित सामानों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। तो दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है आर्थिक कारण। दोस्तों, आर्थिक कारण के अंदर सबसे पहला जो हमारे सामने पॉइंट निकल कर आता है वो ये था किसानों के बारे में। जिस टाइम पे 1857 के विद्रोह हुआ, उससे पहले किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। खेती के तरीके बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे और ऊपर से किसानों के ऊपर इतना सारा कर लगाया जाता था कि उस कर को चुका पाने में किसान बिल्कुल भी समर्थ नहीं थे, बिल्कुल भी उस कर को चुका नहीं पा रहे थे। ऊपर से कभी कभार अगर सूखा पड़ जाता था तो उनको वो जो कर था वो अपना पेट काट कर देना पड़ता था, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इस तरीके से किसान दिन ब दिन अपनी भूमि भी खोते जा रहे थे और कृषि करने में उनका मन भी नहीं लग रहा था। ये सारी बातें कहीं ना कहीं जो शहरों में उनके परिवार से सिपाही थे उन तक भी पहुंच रही थी और उनको भी इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ इंडिया से बहुत सारा पैसा रुपया ले जाकर ब्रिटिशर्स ने अपने देश में लगाया और वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई तो काफ़ी सारी जो विदेशी वस्तुएं हैं वो इंडियन बाज़ार में आ गई, जिसकी वजह से जो इंडियन मार्केट है उसके अंदर जो उद्योगपति थे उनका उद्योग ठप पड़ गया और इस तरीके से एक असंतुलन आर्थिक स्थिति में पैदा हो गया और ये भी एक कारण बना 1857 के विद्रोह का। तो दोस्तों, ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है सैन्य कारण।
1857 के विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। भारतीय सिपाहियों को ब्रिटिश सेना में नियुक्त तो किया जाता था, परंतु उन्हें ब्रिटिश सैनिकों की तरह सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था। ब्रिटिशर्स उन्हें अपने से ही हीन मानते थे। एक भारतीय सिपाही को समान रैंक के यूरोपीय सिपाही से कम वेतन दिया जाता था। उन्हें अपने घरों से दूर क्षेत्रों में सेवा करने की आवश्यकता थी। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेवा सूची अधिनियम जारी किया, जिसके अनुसार सिपाहियों को समुद्र के उस पार ब्रिटिश भूमि पर भी सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है सैन्य कारण। 1857 के विद्रोह के पीछे सैनिक प्रमुख रूप से थे, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। दोस्तों, बेसिकली 1857 से पहले जो सिपाही थे उनको ब्रिटिश सेना में भर्ती तो करना शुरू हो गया था, यानी कि जो इंडियंस थे उनको ब्रिटिश सेना में पद देना तो शुरू कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। लेकिन इसमें भी ब्रिटिशर्स का खुद का ही फ़ायदा था, क्योंकि भारतीय बहुत कम पैसों में उनके लिए काम करने को तैयार हो जाते थे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो हमारे इंडियन सैनिक थे, इंडियन सिपाही थे, उनको गलत दृष्टि से देखा जाता था, उन्हें ब्रिटिशर्स के मुकाबले कम समझा जाता था और उन्हें हीन भावना से देखा जाता था। इसके अलावा उन्हें यूरोपियन जो ब्रिटिशर्स जो सैनिक थे उनके कंपैरिजन में जो सैलरी वगैरह मिलती थी वो भी बहुत कम मिलती थी। इसके अलावा जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे उनको बहुत दूर दूर के प्लेस में उनकी नियुक्ति की जाती थी, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली से दूर हो जाते थे। एंड आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में फैमिलीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता है, और ये सारी छोटी छोटी घटनाएं थी जिन्होंने सैनिकों को असंतुष्ट कर दिया, और धीरे धीरे यही असंतुष्टि 1857 के विद्रोह का एक कारण बनी। इसके बाद दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है तत्कालीन कारण। 1857 का विद्रोह अंततः चर्बी वाले कारतूस की घटना को लेकर छिड़ गया। एक अफवाह फैल गई कि एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सुअरों की चर्बी लगाई हुई थी। इस राइफल को लोड करने से पहले सिपाहियों को कारतूस पर लगे कागज़ को काटना पड़ता था। हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों ने उनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने त्रुटि के लिए संशोधन करने की कोशिश की और आपत्तिजनक कारतूस वापस ले लिए गए, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। कई जगहों पर अशांति थी। मार्च 1857 में बैरकपुर में एक सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला किया। उन्हें 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया था। 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने नई राइफल का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया और उन्हें 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। सो दोस्तों, बेसिकली जो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था वो था चर्बी वाला कारतूस। ऐसा कहा जाता है कि 1857 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक नई टाइप की जो राइफ़ल थी उसको इन्वेंट किया, जिसका नाम था एनफील्ड राइफ़ल। दोस्तों, ये नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही इस राइफ़ल को लाया गया इंडियन आर्मी के अंदर, जो कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चल रही थी, तो इस राइफ़ल के अंदर एक कारतूस डालना पड़ता था। उस कारतूस को इस राइफ़ल में डालने से पहले मुंह से काटना पड़ता था, ताकि उसके ऊपर लगा हुआ जो कागज़ है उसे हटाया जा सके। तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो कारतूस था उसमें गाय और सूअर की चर्बी थी। आप लोग जानते हो कि गाय हिंदुओं के लिए कितना ज़्यादा पवित्र जीव है, एंड बाकी अदर चीज़ें भी आप समझ सकते हो। तो जब इस चीज़ के बारे में पता चला तो जो हिंदू और मुस्लिम सिपाही थे उनकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, और वो कुछ भी कर सकते थे पर उनको ये करना गवारा नहीं हुआ, और इस चीज़ को इनकार करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा असंतोष इंडियन सिपाहियों के अंदर फैल गया। हालांकि इस चीज़ को जो ब्रिटिशर्स थे वो जल्दी ही समझ गए।
उन्होंने इस तरीके के जितने भी कारतूस थे उनको हटा लिया गया, राइफल को भी हटा लिया गया, लेकिन जो नुकसान होना था वो ऑलरेडी हो चुका था एंड धीरे धीरे विद्रोह की शुरुआत हो गई। सबसे पहले मंगल पांडे जी वो पर्सन थे जिन्होंने मना किया कि वो ये काम नहीं करेंगे, वो इस कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे, और ये कहकर उन्होंने अपने सीनियर्स के ऊपर हमला कर दिया। जिसके बाद 9 मई को मेरठ के अंदर फिर से कुछ सैनिकों ने क्या कहा कि वो राइफल का यूज़ नहीं करेंगे, और इस तरीके से धीरे धीरे ये पूरा विद्रोह छिड़ गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मंगल पांडे जी का नाम ध्यान रखना है, और उन्हें फांसी कब दी गई ये डेट भी ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इम्पॉर्टेंट डाटा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे जो कारण हैं वो ख़त्म होते हैं। यही कारण थे जिनकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। अब हमारा अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह की प्रकृति। दोस्तों आपके क्वेश्चन के आंसर में आपसे यही पूछा गया है कि बेसिकली इसका नेचर क्या था। तो नेचर से रिलेटेड पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। 1857 के विद्रोह की प्रकृति के बारे में दो प्रमुख विचार हैं। ब्रिटिश इतिहासकारों ने 1857 के महान विद्रोह को एक सिपाही विद्रोह के रूप में माना है। दूसरी ओर कट्टर देशभक्त और राष्ट्रवादी भारतीय लेखक और इतिहासकार 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध मानते हैं। हालांकि सच्चाई कहीं ना कहीं बीच में है। अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह से कहीं अधिक था। हालांकि शुरुआत में यह भारतीय सैनिकों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, विद्रोह तेजी से फैल गया और एक जन विद्रोह की प्रकृति ग्रहण कर ली। जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि 1857 का विद्रोह अनिवार्य रूप से एक समांती विद्रोह था, हालांकि इसमें कुछ राष्ट्रवादी तत्व थे। 1857 के विद्रोह की प्रकृति के बारे में उदारवादी इतिहासकार भी इस तरह की राय व्यक्त करते हैं। कुछ अन्य विचार हैं जिन्होंने विरोध को धार्मिक युद्ध या गोरा और रंगीन लोगों के बीच वर्चस्व के लिए नस्लीय संघर्ष के रूप में, पाश्चात्य सभ्यता के बीच संघर्ष के रूप में वर्णित किया है। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक हिंदू मुस्लिम साजिश, समानतावाद और साम्राज्यवाद के बीच का संघर्ष। 1857 के विद्रोह की प्रकृति को समझने के लिए विभिन्न इतिहासकारों के मतों की जांच करना महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों बेसिकली 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका बेसिकली नेचर क्या था, इसको लेकर कोई एक राय नहीं है। जितने भी हमारे थिंकर्स हैं, फिर चाहे वो ब्रिटिश थिंकर हों या फिर इंडियन थिंकर, सबका मानना अलग अलग है। हम जो ब्रिटिश थिंकर हैं उनका मानना ये है कि ये एक सिंपल सा सिपाही विद्रोह था, ना कि बहुत बड़े लेवल पे कोई विद्रोह था, ये एक छोटा सा विद्रोह था। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं हमारे इंडियन जो थिंकर्स हैं, जो लेखक हैं, इतिहासकार हैं, उनका ये मानना है कि ये एक स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध था और ये एक बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था जिसमें धीरे धीरे पूरा देश इन्वॉल्व हो गया था। जवाहरलाल नेहरू अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, दोस्तों इस बुक का नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट बुक है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि एक सिपाही विद्रोह से ज़्यादा बड़ा था ये युद्ध। सिर्फ इसे सिपाही विद्रोह कहना ठीक नहीं होगा, इससे कुछ अधिक था। इसके अंदर सिपाहियों का असंतोष तो था ही, लेकिन इसके अंदर कुछ देश हित से रिलेटेड यानी कि राष्ट्रीयवाद से रिलेटेड तत्व भी थे। तो दोस्तों ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ अदर जो थिंकर हैं उनमें से कुछ लोगों का मानना ये है कि ये गोरे और काले का युद्ध था, कुछ का मानना ये है कि ये धार्मिक संघर्ष का युद्ध था, कुछ का मानना ये है कि ये एक नस्लीय युद्ध था। तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो अलग अलग थिंकर अपने अकॉर्डिंग बताते हैं 1857 के विद्रोह के नेचर को लेकर, उसकी प्रकृति को लेकर। दोस्तों यहाँ पे मैंने इन थिंकर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हमारे ब्रिटिश इतिहासकार, तो उनके बारे में देखते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार सर जॉन रोसेल्स और सील ने इसे एक सिपाही विद्रोह से ज़्यादा कुछ नहीं माना है। सील के अनुसार 1857 का विद्रोह पूरी तरह से देश विरोधी और स्वार्थी सिपाहियों का विद्रोह था, जिसमें कोई देशी नेतृत्व नहीं था और ना ही कोई लोकप्रिय समर्थन था। सर जेम्स
ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र परिणाम बताया है। कुछ इंग्लिश इतिहासकार 1857 के विद्रोह को नस्ली का युद्ध बताते हैं। ये गोरे और श्वेत के बीच का संघर्ष था। हालांकि ये दृष्टिकोण भी सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रिटिशर्स बेसिकली 3 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। पहले वो इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, इसको ना तो किसी बड़े नेता का सपोर्ट मिला, ना ही किसी बड़े शासक का, और ये सिर्फ देश विरोधी सिपाहियों का विद्रोह था। वहीं दूसरी तरफ कुछ थिंकर्स का मानना ये है कि ये एक नस्लीय युद्ध था जो कि गोरे और काले के बीच हुआ। बेसिकली यहाँ पे गोरे कहने का मतलब है ब्रिटिशर्स से, और जो काले कहने का मतलब है वो है इंडियन से। कुछ लोगों का मानना है कि ये हिंदू मुस्लिमों की मिली हुई साजिश थी ये युद्ध। तो दोस्तों ब्रिटिशर्स इन 3 पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे बताते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है भारतीय इतिहासकारों के अनुसार। जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि 1857 का विद्रोह अनिवार्य रूप से सामंती प्रमुख और उनके अनुयायियों के नेतृत्व में एक सामंती विस्फोट था। वीडी सावरकर जैसे भारतीय इतिहासकारों ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक 1857 द ग्रेट रिबेलियन में 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के नियोजित युद्ध के रूप में वर्णित किया है। विद्रोह में सिपाही मुख्य खिलाड़ी थे। एक विदेशी शासन से आज़ादी के इस संघर्ष में बड़ी संख्या में भारतीयों ने भाग लिया। कई राष्ट्रीय नेताओं ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पूर्ण समझौते और सद्भाव को आगे बढ़ाया। इस प्रकार वीर सावरकर और अशोक मेहता दोनों ने महान विद्रोह को स्वतंत्रता के प्रथम भारतीय राष्ट्रीय युद्ध के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों हमारे जो इंडियन थिंकर्स हैं, हमारे इंडियन थिंकर्स के अंदर हमारे इंडियन थिंकर्स हैं, जो इंडियन इतिहासकार हैं, वो बेसिकली 2 टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। पहले तो कुछ थिंकर ऐसे हैं जिनका मानना ये है कि ये एक सिपाही विद्रोह था। हालांकि सिपाही विद्रोह से ज़्यादा इसके अंदर थोड़े सी देशभक्ति वाली चीज़ें भी थी, लेकिन ज़्यादातर ये सिपाही विद्रोह ही था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कट्टर देशभक्त हैं उनका मानना ये है कि ये सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको ये पूरा पॉइंट अच्छे से बता दिया है, आप लोग इसको देख सकते हो। एंड यहाँ पे ये हमारा पूरा आंसर फिनिश होता है। दोस्तों लास्ट में आप लोगों को एक छोटा सा निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंक्लूजन के बिना आपका आंसर फिनिश नहीं होगा। तो कंक्लूजन आपको खुद से रेडी करना है ताकि आप लोगों को ये पूरा आंसर अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई नो वीडियो लॉन्ग बनी है, लेकिन दोस्तों जब हम कोई भी चीज़ डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर टाइम लगता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है एंड ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो प्लीज़ 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 मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। एंड चैनल पर जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ एंड आपकी हेल्प करती रहूँ। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।